हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इस ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने त्रिभुज के सेंटर्स के बारे में जानकारी ली है। तो पहले ही हमने केंद्रक यानी सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा है, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र के बारे में पढ़ लिया और तीसरा जो सेंटर था वो इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के बारे में पढ़ लिया। और इनके साथ ही हमने और भी क्या किया है कि और भी सेंटर्स की जानकारी इनसे संबंधित आगे प्राप्त करेंगे। जैसे कि अभी 3 सेंटर्स की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, तो अब 2 सेंटर्स और बचे हैं और दोनों सेंटर्स के नाम है। तो पहला नंबर में जो आ रहा है अब सेंटर वो हमारा परिकेंद्र के बाद अंतः केंद्र के बाद जो सेंटर आने वाला है, एक तो एक्स सेंटर और दूसरा जो बचा है वो ऑर्थो सेंटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सेंटर्स को खत्म करेंगे, यानी एक सेंटर के बाद जो है त्रिभुज के सारे सेंटर्स खत्म हो जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि अगर आप शुरुआत से ये वीडियो देखेंगे केंद्रक से स्टार्ट करके, तो त्रिभुज में जितने केंद्र होते हैं इन सभी की जानकारी आपको अच्छे से लग जाएगी और आपके मन में जो जो कंफ्यूजन होगा 90 प्लस हाफ एंगल ये कहाँ लगता है, 90 माइनस हाफ एंगल ये कहाँ लगता है, दुगना कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इन सब की जानकारी अब हम धीरे धीरे प्राप्त करने वाले हैं आगे की वीडियो में। और जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको त्रिभुज से सेंटर से बिल्कुल भी कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है और क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। और लंब केंद्र क्या होता है बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अभी तक के वीडियो में हम लोग जितने पढ़ाई की है उसी के आधार पर आगे भी उसी तरह से जानते रहें। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बीच में देखना शुरू करेंगे तो शायद आपको बहुत कम समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आगे जब भी आप बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठे, सभी चीजों को नोट करते हुए चले और बहुत अच्छे से ध्यान लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल ये चीजें आपके दिमाग में बैठ सी जाएंगी और आप किसी भी एग्जाम के ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज आगे की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप आज हेडिंग लगाएंगे लंब केंद्र क्या होता है और इसी के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। लंब केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या क्या है इसके बारे में एक बार हम लोग सारे सेंटर्स पर जो अभी पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जैसे हमने पहले जो सेंटर स्टार्ट किया सेंट्रॉइड बोला था। सेंट्रॉइड कैसे बनते हैं, बस शॉर्ट रिवीजन। जब इनकी माध्यिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं, माध्यिकाएं जो होती हैं जिस बिंदु पर मिल जाती हैं उसको हम लोग जी बोलते हैं और इसी को हम लोग सेंट्रॉइड यानी केंद्रक बोलते हैं। तो माध्यिकाओं से मिलने से केंद्रक का निर्माण होता है। आगे दूसरा हमने सेंटर जो पढ़ा था वो पढ़ा था परिकेंद्र क्या होता है। तो ABC एक ट्रायंगल है और इसमें जब हम परिकेंद्र की बात करें तो परिकेंद्र क्या होता था, भुजाओं का लंब समद्विभाजक होता था। लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री पे यहाँ कट करना, यहाँ से इसको भी भुजा को बराबर बराबर में भी बांटना और 90 डिग्री पे कट करना, यहाँ भी तीनों को बराबर बराबर भाग में बांटना और 90 डिग्री पे ये कट करना। तो ये हमारा सरकम सेंटर यानी कि ये परिकेंद्र होता था जहां पे लंब समद्विभाजक आपस में मिलते थे, उसको हम लोग परिकेंद्र बोलते थे। एक बात हमने ये भी पढ़ा था कि परिकेंद्र से जो होती है शीर्ष की दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर होती है और यही कैपिटल R हो जाता था, ये भी बात आपको याद होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे सेंटर की जानकारी लेते हैं। जो तीसरा सेंटर हमारा था वो अंतः केंद्र था ABC। अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, जो कोण के समद्विभाजक जब मिलते हैं, कोण के समद्विभाजक जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या कहलाता है। जैसे ये कोण का समद्विभाजक है और इसको हम G मान लेते हैं, ठीक है, या I मान सकते हैं, इन सेंटर है तो कुछ भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा इन सेंटर यानी कि कोण के समद्विभाजक जहां मिलते हैं वो इन सेंटर होता है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पढ़ा है कि वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है और इसी से एक वृत्त खींचते हैं, तो ये इन सेंटर होता है। तो सीधा सा बात है, माध्यिकाओं के मिलने से जो केंद्र बनता है उसको केंद्रक यानी सेंट्रॉइड,
उसके बाद लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं परिकेंद्र, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या बोले हमने बोला क्या कि यहाँ पर जो होता है कोण समद्विभाजक जो होता है वो अंतः केंद्र कहलाता है। अब बात है कि लंब केंद्र आखिरकार किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में आज का क्लास हमारा है, हम इसी बारे में आज पढ़ेंगे। तो लंब केंद्र का मतलब ये होता है, आपका नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि लंब केंद्र क्या होता है, यानी ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, यहां से बहुत ध्यान से आप समझेंगे, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ABC, ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिख लेंगे। सभी शीर्ष लंब का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। सभी शीर्ष लंब का कटान बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। इंग्लिश में अगर आप समझे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यानी कि जहां पे इनके शीर्ष लंब मिलते हैं वो उनको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। शीर्ष लंब क्या होते हैं, बात को समझना है बहुत ध्यान से। लंब केंद्र क्या होते हैं, अगर हम यहां से एक लाइन खींचे तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये बात नहीं बोला कि इन दोनों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, ये नहीं बोला, सिर्फ परपेंडिकुलर इसका खींचना है। तो A से हम परपेंडिकुलर खींच दिए AD, दूसरा जो हम परपेंडिकुलर खींच दिए एक त्रिभुज में, यहाँ पर B खींच दिए, और तीसरे परपेंडिकुलर को हमने क्या कर दिया, यहां से खींच दिया, तो ADB और ये क्या हो गया, CF हो गया। अगर हम ADB और CF परपेंडिकुलर तीनों को आपस में मिला देते हैं तो एक केंद्र यहां पर बनता है, और इस केंद्र का नाम हम दे देते हैं O, ठीक है। और ये जो केंद्र हुआ यही हमारा क्या कहलाता है, आप ध्यान रखेंगे, ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे इसको, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लंब केंद्र इसके नाम से इसको जानते हैं। तो ये खासियत होता है। लंब केंद्र क्या हुआ, जब त्रिभुज की ऊंचाइयां आपस में क्या होती हैं, किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, तो हम उसको लंब केंद्र कहते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनेशन में उतने ज्यादा पैमाने पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कुछ बातों के लिए जिनको हमें जानना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये खास बात था। तो क्या है लंब केंद्र, क्या है, एक बार फिर से आपने जाना कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर तीनों शीर्षों से खींचा जाए और जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम ऑर्थो सेंटर, जरूरी नहीं कि ये दोनों लाइन बराबर हो, ये दोनों रेखा बराबर भाग में बांटे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ शीर्ष लंब आपस में मिल जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर के फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी की ओर। तो ऑर्थो सेंटर का हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जब परपेंडिकुलर आपस में मिलते हैं तो ऑर्थो सेंटर का निर्माण होता है, और जब ऑर्थो सेंटर का निर्माण हो जाता है तो हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक है हमारे पास लिखना यहां पे कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग उनके शीर्ष लंबों के योग से बड़ा होता है। ये खास बात है क्योंकि इस पर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पे कि क्या हम बात समझाना चाह रहे हैं, उस बात को हम प्रूफ भी करेंगे। आप बहुत बिल्कुल आराम से ध्यान से इसको बात को समझेंगे। यानी कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए
तो वो क्या होता है, उनके शीर्ष लंब यानी कि परपेंडिकुलर से योग से बड़ा होता है। यानी कि त्रिभुज की कहीं तीनों भुजाओं को जोड़ दिया गया और उनकी तीनों ऊंचाइयों को भी जोड़ दिया गया, तो दोनों में कौन बड़ी होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। अब इस बात का प्रूफ भी हम करेंगे, पहले आप इस बात को समझे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमने एक ट्रायंगल यहां से उठा लिया, ए, यहां पर बी और यहां पर हमने सी माना। अब हम इसकी ऊंचाइयों को लेंगे, तो यहां से एक ऊंचाई हमने फॉर्म किया, इसका नाम हमने क्या बनाया, एडी। बी से एक ऊंचाई हम यहां से ले गए, इसका नाम बी रहा, और सी से एक ऊंचाई ले गए हम यहां से, तो इसका नाम जो रहा वो क्या रहा, सी एफ रहा। और इसके सभी के परपेंडिकुलर एक बिंदु पर मिले, तो ये क्या हुआ, लंब केंद्र हुआ, यानी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब सभी परपेंडिकुलर आपस में आके मिलेंगे। अब एक बात को समझना है, तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, तो हम अगर त्रिभुज की सभी भुजाओं को ले लें तो सबसे पहले हम किसको ले लें, ए बी। ए बी के बाद हम लोग किसको जोड़ दें, बी सी, और फिर से क्या जोड़ दें हम यहां से, सी ए, यानी तीनों भुजाओं का योग कर लिए। अब शीर्ष लंबों के योग को चलते हैं। शीर्ष लंब कौन कौन से हैं बताइए पहले आप, तो एडी हो जाएगा, प्लस कौन सा होगा, तो बीई हो जाएगा, और प्लस कौन सा हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा। तीसरा शीर्ष लंब ये दिया है, यानी कि एडी, बी तथा सी एफ को हमने यहां से जोड़ दिया। अब जब त्रिभुज के भुजाओं को जोड़ दिया और त्रिभुज के यहां पर किसको जोड़ दिया, शीर्ष लंबों को जोड़ दिया, यानी हाइट्स को जोड़ दें, तो बड़ी कौन सी होगी, तो आपको यही सिद्ध करना है कि ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, ठीक है। अब एक खास बात समझते हैं यहाँ पे कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कि जैसे भी अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, तो उनकी भुजाओं से जो होती है ये बड़ी होगी, यानी कि भुजाएं जो होंगी इनके हाइट से बड़ी होंगी। अब हम लोग देखते हैं कैसे इस त्रिभुज में हम लोग इस बात को सिद्ध कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज खोजते हैं यहाँ से, तो हमारा जो सबसे पहला त्रिभुज होगा वो त्रिभुज एबीडी होगा, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज हम एबीडी में चलते हैं, ठीक है। अगर आप ये बात जान गए कि एक यहाँ पर 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना दिया जाए, ठीक है, बात समझ में आया, तो ये आपके पास क्या है, शीर्ष लंब है कि नहीं, 90 डिग्री है तो ये लंब है, और ये वाला जो भुजा होगा त्रिभुज का वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अगर हम लिख रहे हैं ए, यहाँ लिख दे बी और डी, यानी इस वाले पार्ट को हम बाहर की ओर निकाल के लेके आ गए। तो जब हम देख रहे हैं त्रिभुज में कि त्रिभुज ए बी डी के बारे में हम बात करें, तो ये जो होगा वो क्या होगा, इसमें ए बी जो बड़ा होगा वो किससे हो जाएगा, तो ए डी से हो जाएगा। अब रीजन हम बता दें क्यों बड़ा होगा, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है और ये कर्ण यानी हाइपोटेनस, उसके बाद ये क्या होता है, अगर ये एंगल ले ले तो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, बेस बनेगा आपका। इतना तो बात क्लियर है। तो आप क्या जानते हैं कि जो कर्ण होता है इन दोनों भुजाओं से आपस में क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो अगर हम त्रिभुज किसमें चले, ए बी डी वाले त्रिभुज में चले, तो आप देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, जबकि ये एडी दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि कर्ण जो बड़ी होगी इस लंब से क्या होगी, बिल्कुल भी बड़ी होगी। ये बात समझ में आ गया। अगर हम दूसरे त्रिभुज में चले, यहाँ पे त्रिभुज ACF में चलते हैं। अब दूसरे त्रिभुज में ACF में चले, तो देखिए ACF ट्रायंगल कहाँ है, ध्यान से देंगे, AC और F में चलते हैं। अगर हम ACF को इस बार लेके चल रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, देखिए हमने किस ट्रायंगल के बारे में बात किया, हमने ये किया, पहले तो हमने AD को लेके चला, अब CF को लेके चल रहे हैं। तो CF को लेके ये दो ट्रायंगल बन सकते हैं, या तो ये वाले ट्रायंगल, तो किसी को लेके चल सकते हैं आप। तो हम जो चल रहे हैं ACF में, यानी इस वाले ट्रायंगल की ओर हम लोग चल रहे हैं। और ACF में जैसे ही हम देखेंगे तो ध्यान से देखना होगा आपको कि इसके सामने वाली जो भुजा है वो कौन सी है, तो AC है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि AC इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो जाएगा, तो CF से, क्योंकि CF लंब है और ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगा CF। तो ये दो कंडीशन आपने निकाल लिया, ये फर्स्ट कंडीशन आपका दिख रहा है
और ये जो दिख रहा है आपका सेकंड कंडीशन। इतना बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे वाले में चलते हैं, तो एक ट्रायंगल और लेके चलते हैं, BCE में चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, BCE ट्रायंगल में चलते हैं, BCE यानी कि एक बार ये परपेंडिकुलर लेना है, दूसरे बार ये परपेंडिकुलर ले चुके हैं, तो अब हमारे पास यही परपेंडिकुलर बचा है। किसी भी ट्रायंगल में आप चल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है BC में रिलेशन, तो यहाँ पर BC के बारे में हम लेके चलेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग चले कि ट्रायंगल BCE में, ठीक है, अगर हम लोग BCE ट्रायंगल में चलें तो आपको ये बात पता है कि अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां पर जो बनेगा हमारे पास, ध्यान देना है कि यहां पर जो हम लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा कि BC जो है वो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, तो BE के हो जाएगा। यहां बात समझ में आ गया। ये तीनों बात हमने अच्छे तरीके से समझा दी कि क्यों होगा, और देख लेते हैं एक बार क्यों हमने ऐसा किया। देखिए, अब कंफ्यूजन अगर हो आपको सिद्ध करने में तो उसको समझिए। ABD लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार करके हम बारी बारी से एक इस वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चले तो ABD में चल सकते हैं या तो ADC में चल सकते हैं, आपका इच्छा। तो हम ADB में चल गए, तो यहां से AB इज ग्रेटर देन ये निकल गया, एक तो कहानी खत्म हो गया। अब ये भुजा लॉक कर देते हैं, खत्म हो गया इस भुजा का काम। अब ये परपेंडिकुलर भी लॉक हो गया। अब ये परपेंडिकुलर अगर हम लेके चले इस परपेंडिकुलर के बारे में, तो ये तो भुजा हमने ले चुकी है, अब ये भुजा ना लेके हम इस वाले भुजा में रिलेशन निकाल लेंगे। दो परपेंडिकुलर्स खत्म हो गए, अब तीसरा परपेंडिकुलर ये बना है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो यही कहानी आपका बनेगा और इसी के आधार पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड 1 2 3 से, तो 1 + 2 + अगर 3 कर देते हैं हम समीकरण को, अगर तीनों समीकरण को जोड़ दें तो क्या कंडीशन बनेगा कि AB को इधर जोड़ना होगा प्लस AC को इधर जोड़ना होगा और प्लस BC को इधर जोड़ना होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन का साइन है तो हम ग्रेटर देन लगा देंगे और क्या हो जाएगा, AD + CA + कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा। तो आपको जो सिद्ध करना था क्या आ गया, आप देखेंगे कि AB प्लस क्या हो जाएगा, BC + CA, ठीक है, ग्रेटर देन AD + BE + क्या हो जाएगा यहाँ से CF के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये बात हम लोग खत्म कर गए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो गई और इतने में हम लोग बहुत तरीके से इस बारे में फर्स्ट थ्योरम को हम लोग कंप्लीट कर गए। तो अगर आप लोग से ये बातें पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में कि अगर लंब केंद्र क्या होता है, तो लंब केंद्र जो होता है, सभी शीर्ष लंब जब मिलते हैं एक बिंदु पर वो लंब केंद्र होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग ये पढ़े कि अगर किसी भी त्रिभुज में, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, अगर कोई भी ट्रायंगल में उनके तीनों शीर्ष लंबों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी, यानी कि तीनों हाइट्स को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, त्रिभुज के परिमिति से संबंध, परिमिति में भी संबंध पूछा जा सकता है क्योंकि ये परिमिति ही है, तो पेरीमीटर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं को, साइड्स को अगर जोड़ा जाए तो तीनों हाइट्स के योग से वो बड़ी होगी, हमेशा और हमेशा ऑप्शन में ऐसा क्रिएट किया जा सकता है। तो इस बात को आप ठीक से समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लिया जाए कि इस तरह का एक क्वेश्चन बन गया, चलिए अब इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। तो इसको आपने लिख लिया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे इस पॉइंट में, ठीक है। तो अब हमारे पास एक डेटा है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और इस ABC में ये बोल दिया जाए कि ये ऑर्थोसेंटर्ड यानी लंब केंद्र है। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इस बात को हम क्लियरिटी करते हैं और पूरा क्लियर करते हैं इस बात को कि अगर हम ABC बोल रहे हैं और दूसरा हम इसको सरकम सेंटर, अब तीनों सेंटर्स को एक बात हम सामने रख रहे हैं, अगर आपने बोला कि ये सरकम सेंटर है, तो अगर सरकम सेंटर है तो इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, C से सरकम सेंटर मान लेते हैं। अगर हमने यहां बोला कि ये इन सेंटर है
तो इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, और जब हमने बोला कि ये लंब केंद्र है तो इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा। इस बात की जानकारी हमें होनी भी चाहिए। ध्यान से देखेंगे आप कि अगर सर्कम सेंटर है तो अगर ये A है तो ये कितना होगा, 2A होगा। ये बात आपको ख्याल रखना है, दुगना हो जाएगा सीधा, सर्कम सेंटर होगा तब। अगर इन सेंटर है तो अगर ये A है तो ये 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा। ये ध्यान रखना है। अगर ये दोनों ऑर्थो सेंटर आपने माना है, अगर ये ऑर्थो सेंटर आपने माना है तो ये अगर एंगल A होगा तो ये एंगल 180 माइनस A होगा। इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा और ठीक ढंग से पढ़ा। अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए कि त्रिभुज ABC में O यदि लंब केंद्र हो तो, ठीक है, ध्यान देना है, यदि त्रिभुज ABC में O यदि लंब केंद्र हो तो ध्यान रखना है क्या कि एंगल A, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, एंगल यहां पर निकालना होगा BOC। तो एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल BOC इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा A। तो ये बात हमको जानना था कि एंगल BOC का मान कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस कितना होगा, A होगा। यानी सीधा सा अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो मान होगा हमको इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल BOC और इधर लेके आ जाते हैं प्लस A बराबर 180 डिग्री। यानी इसका अर्थ आप क्या समझे, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम BOC को और एंगल A को ऐड कर देते हैं तो दोनों के बराबर 180 डिग्री आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी बात को अब हम प्रूफ करते हैं कि ये चीज जो है वो कैसे आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि प्रूफ हम लोग किस तरह से करेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे। तो इसी चीज को प्रूफ करना है, हमारे पास जो लिखा हुआ डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। ये किस तरह से होगा। तो एक ट्रायंगल का निर्माण हम लोग फिर से करते हैं अच्छे तरीके से। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ध्यान देंगे आप। और ABC में जो है ऑर्थो सेंटर की बात की जा रही है, तो हमने ऑर्थो सेंटर बना लिया है। यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्थो सेंटर बनाएगा, कैसे बनेगा, तो आप A से पहले AD मिलाएंगे, B से पहले आप BE मिलाएंगे और C से आप क्या मिला देंगे, CF मिला देंगे। और ये क्या बन जाएगा आपका, तो ऑर्थो सेंटर निकल के कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये ऑर्थो सेंटर बन गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है एंगल BOC का मान। हमें क्या निकालना है, एंगल BOC का मान निकालना है। बहुत गौर से समझेंगे आप बात को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है लेकिन आपको फिर भी समझना है। हमें क्या चाहिए, हमें इसका मान चाहिए कि ये मान कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। एंगल BOC का मान चाहिए, ये वाला मान चाहिए। अब आप सोचे यहाँ ध्यान से, अगर किसी तरीके से हम ये वाला एंगल निकाल लें और ये वाला एंगल निकाल लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। हमने क्या बोला कि अगर ये वाला दोनों एंगल निकाल लेंगे और 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो ये वाला एंगल जो होगा वो कंप्लीटली हमारे पास आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रायंगल चुनते हैं वो हम लोग किस में चलते हैं, तो त्रिभुज किस में चले, ध्यान से देखते हैं। हम लोग दो त्रिभुजों में चलते हैं। पहले हम लोग BEC में चले, ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं BEC में। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल BEC में, ठीक है। अगर आप BEC में चल रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं इस तरह से। तो अगर हम ट्रायंगल BEC में चलते हैं, जैसे ये B हो गया, ये E हो गया और ये आपके पास C हो गया। अगर हम इस यहां पर चलें तो ये कितने डिग्री का दे रखा है, तो 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं और इस वाले एंगल को हम C है तो इस एंगल को C मान लें, ध्यान से सुनेंगे। ये तो 90 डिग्री है
और ये कितना है C है। तो अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो आपको क्या करना होगा कि 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग, यानी कि आपको इस कोण का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग, तीनों का योग 180 डिग्री दिखाना होगा। तो अगर हम 180 डिग्री दिखाते हैं, ठीक है, और 180 डिग्री में से इन दोनों कोण को माइनस कर देते हैं, हम डायरेक्ट लिखना सीख रहे हैं थोड़ा, इन दोनों कोण को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये कोण निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो 180 में से हम कौन कौन चीजों को घटाएंगे, 90 को घटाएंगे और माइनस कितना घटा देंगे, C। तो 180 में से जो 90 जाएगा तो 90 माइनस कितना बच जाएगा, तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो आपका 90 में से C हो जाएगा। यानी ये जो एंगल आपका बचा वो कितना बचा, 90 माइनस C बच गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इस वाले बात को हम लोग लिख देते हैं कि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस C, ठीक है। तो माइनस C बराबर ये कितना पूरा बच गया कि 90 डिग्री माइनस C। ये किसका एंगल का मान आया है, तो ये जो एंगल आया है कौन सा, EBC का आया है। ये एंगल आपका EBC का आया है। अगर हम फिर से एक बार इस वाले एंगल का मान निकालना है तो हम इस वाले त्रिभुज को देख के चलते हैं। अगर हम चलें किस वाले त्रिभुज में, ध्यान देंगे आप, FBC में चलें। अगर हम FBC में चलें, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं तो क्या करना चाहिए, हम ध्यान से देखेंगे। अब यही वाला फिगर यहाँ है, ये 90 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री का है और ये जो हमको ये निकालना है तो ये तो पूरा B होगा, ये तो पूरा B होगा। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि FBC में 180 डिग्री में से आप किसको किसको घटा लेंगे, तो इस B वाले एंगल को घटा लेंगे और माइनस किसको कर देंगे, यहाँ से इस B वाले एंगल को पूरा घटा लेंगे, ठीक है। और एक तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का भी आ रहा है तो 90 डिग्री घटाना पड़ेगा इस एंगल से, पहले इस वाले एंगल को निकालना है। तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो एक तो 90 डिग्री है और एक एंगल B है। अब घटा देंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आपका आ गया वो 90 डिग्री माइनस कितना आ गया, B आ गया। तो ये कंडीशन आपके सामने रहेगा। हम इस तरह से इन दोनों एंगल्स को निकाल लिए, ठीक है। इस प्रूफ को आपको 2-3 बार करना होगा, तभी आपके दिमाग में ये बात जाएंगी और तभी ये बात समझ में आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे अब उस बात को प्रूफ करें, तो यहां से अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज किस में चले जाते हैं, BOC में। तो ट्रायंगल BOC में जब हम गए तो इसमें क्या देखें कि तीनों कोणों का माप दे दिया है। कौन कौन से कोण का, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक तो एंगल हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं, हमें निकालना है BOC, ठीक है। तो एंगल BOC प्लस एंगल ये वाला, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब, तो एंगल BOC में 90 डिग्री माइनस C और यहाँ पर किसको घटा लेंगे, प्लस जोड़ देंगे 90 डिग्री माइनस B, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 माइनस C 90 माइनस B लिखेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 90 और 90 180 बनेगा, तो ये पूरा इधर से कट कर देंगे तो BOC का जो मान आएगा आपको ध्यान से देखना है, ये माइनस उधर चला जाएगा B और ये भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, B प्लस C आ गया, ठीक है। अब यहां तक तो बहुत दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी यहां पर हमें क्या चाहिए, तो एंगल BOC बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है। एंगल BOC बराबर 180 डिग्री में से A आना चाहिए, हमारे पास ये वाला आना चाहिए, A आना चाहिए। तो अब हम लोग किसका सहारा लेंगे, A प्लस B को बदलने का। तो A प्लस B अब हमको चलना होगा त्रिभुज ABC में। किसमें चलना होगा, त्रिभुज ABC में। अगर हम त्रिभुज ABC की बात कर दें तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 180 डिग्री। तो आपको निकालना है यहां से किसका मान, B प्लस C का। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, A। तो हम अगर एंगल BOC निकालना चाहते हैं तो B प्लस C का मान हम रख देते हैं कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, A रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को जो सामने लाना था वो बातें आ गई। अब ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड यही बात है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लिया जाए, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझे,
कि अगर ABC है और यहाँ पर हम ऑर्थो सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, अगर इसको ऑर्थो सेंटर डिफाइन कर दिया गया तो अगर ये 60 डिग्री का देगा तो आपको ये 120 नहीं लगाना है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर नहीं है, और 90 प्लस वो भी नहीं लगाना है। आपको सीधे देखना है कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, इन दोनों का सम होना चाहिए, तो 120 डिग्री का। कुछ बात आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि अगर हम इसका दुगना भी कर रहे हैं तो 120 आ रहा है, अगर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये कर रहे हैं फिर भी 120 आ रहा है, और 60 120 ये, तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज कोई है, ठीक है, तो उसके जो होते हैं खास बात, उसका सरकम सेंटर, उसका इन सेंटर और उसका ऑर्थो सेंटर एक ही बिंदु पर स्थित होता है। इस बात के बारे में आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, फिलहाल के लिए ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब ऐसा हमें लग रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो सेंटर से रिलेटेड, आप एक वीडियो को देखेंगे सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और बहुत कोई ज्यादा प्रॉब्लम अब होने वाला नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग जल्दी जल्दी में खत्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, तो एक त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, एंगल BOC बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल A का मान ज्ञात करें। ठीक है, एंगल A का मान ज्ञात करना है। 50 डिग्री, B में आएगा 60 डिग्री, C में आएगा 70 डिग्री और D में क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है। अब कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC अगर हम लिख दे यहाँ कि ABC एक ट्रायंगल है और O लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर यहाँ पर दिखा गया, तो जैसे ही O ऑर्थो सेंटर दिखाया और BOC का मान कितना पूछ दिया 130, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ऑर्थो सेंटर डिफाइन हो गया तो ये दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो इसको कितना रहना होगा 50 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑर्थो सेंटर दोनों का योगफल 180 डिग्री। इस बात को आपको पूरी तरह से रट के दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, O लंब केंद्र है, एंगल BOC बराबर 140 डिग्री हो तो एंगल A का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया था कि 30 डिग्री, B में 40, C में 50 और D में कितना दिया है 60 डिग्री का दिया है। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे आपको फिर से पता लग गया होगा कि ABC में O लंब केंद्र है और BOC का मान 140 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें A निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों का योगफल लंब केंद्र है तो 180 डिग्री, 140 है तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बात खत्म। इससे ज्यादा करने की कुछ आवश्यकता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर मान लिया जाए आप इसको बनाना ही चाहते हैं तो कैसे बना लेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर दोनों लंब केंद्र है ये, तो एंगल BOC का जो मान होगा और एंगल A का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा, और जबकि BOC का मान 140 डिग्री, अगर बना के दिखाना है किसी को तो 180 डिग्री, तो एंगल A का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 140, तो बनेगा कितना 40 डिग्री। तो ये भी एक तरीका होगा हमारा एक्चुअल में चीजों को समझने का और बनाने का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नॉर्मली देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, उसको देख लेते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है
एंगल ए बराबर 50 डिग्री हो तो एंगल BOC का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन 110 डिग्री, ऑप्शन 120 डिग्री है, सी में 130 डिग्री है और डी में कितना होगा 140 डिग्री है। आप तो वैसे भी लंब केंद्र बोला तो 50 है तो 180 में से 130 लगा देंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और O इसका क्या है, लंब केंद्र है, तो हम O को लंब केंद्र मान लेते हैं। तो एंगल A का मान अगर 50 दिया है तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। बात समझ गए आप? तो ये कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का होगा। आपको तरीका भी हमने बता दिया है, आप इसको देखेंगे और बना लेंगे। एक आध क्वेश्चन और चलते हैं, वो आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ देते हैं, आप उसको कमेंट में इसका आंसर करेंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, O लंब केंद्र है, एंगल A बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल BOC का मान होगा। ठीक है, एंगल BOC का मान निकालना है तो किस तरह से हम एंगल BOC का मान यहां से निकाल सकते हैं, इस बात को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज जो है ABC में O लंब केंद्र है, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये लंब केंद्र क्या मान लिए हम यहां से O मान लिए। ठीक है, अगर O को लंब केंद्र माना जाएगा तो एंगल A का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो BOC का मान पूछ लिया है, तो आपने क्या पढ़ा है अभी कि अगर ये लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर है तो एंगल BOC को और एंगल A को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो एंगल BOC का मान ही तो निकालना है, तो अगर BOC का मान निकालना है और A का मान 70 है और ये 180 है, तो एंगल BOC का जो वैल्यू होगा वो 180 में से 70 को घटा देना होगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता चल गई होगी कि किस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत की है और किस तरह से कैसे हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लंब केंद्र जो था इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं जो इससे थोड़ा हटके होंगे, उनको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 4:5:6 हो तथा अंतः त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्षलंब ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। इसका ऑप्शन है 45/4, 44/7, सी में 48/9 और डी में 43/3। ठीक है, लिखा हुआ है क्या कि इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4:5:6 in radius is equal to 3 centimeter, find the length of altitude. Find the length of altitude. Length of altitude पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप के लिए मैं छोड़ता हूं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन कुछ दे देता हूं कि आप कुछ कर पाए इसके बारे में। एक चीज ये है हमारे पास कि अगर हम ट्रायंगल यहां पर मानते हैं, एक बहुत
ध्यान से देखना है, इस बात को समझ लेना है इस क्वेश्चन को करने से पहले। इसको आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एक बार आप प्रयास करके देखेंगे, क्योंकि अंतर त्रिज्या से और ये क्षेत्रफल निकालना हमने सिखाया है, कैसे आप डेल बराबर आर इंटू एस लगा सकते हैं। अब जो मैं बातों को समझाने जा रहा हूं उस थोड़े से बात को आप समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिलेशन जो है वो इससे है, तो थोड़ा सा ये बात आप समझेंगे। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है? इसके सामने हमने हाइट खींचा AD, B के सामने हमने हाइट खींचा B, और C के सामने जब हाइट खींचा तो ये हो गया आपका CF, एक सेंटर पे मिला ऑर्थो सेंटर। ये हाइट हमने खींचा है इन तीनों ट्रायंगल का। अब एक बात हम लोग समझते हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और बहुत जरूरी भी बात है कि सबसे बड़ी हाइट कौन होगी। अगर हम इसका निर्धारण करें सबसे बड़ी हाइट कौन होगी, तो आपको ध्यान रखना होगा। देख रहे हैं कि जितना बड़ा भुजा होते हुए जा रहा है हाइट उतनी छोटी हो रही है, और जितना छोटा भुजा है हाइट उतनी ही बड़ी हो रही है। यानी कि जिस जो ट्रायंगल है, अगर उसका भुजा जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका हाइट जो होगा उतना ही छोटा होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये काम कर रहा है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? तो ट्रायंगल का भुजा जितना छोटा होगा उसका उतना लंबा हाइट होगा, और अगर उसका भुजा को बड़ा कर दिया जाएगा तो वो क्या होगा, हाइट उसकी छोटी हो जाएगी। जैसे आप बात को समझे कि जैसे हमने इस भुजा को इस तरह से लिया है, और यहाँ जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका जो हाइट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम इस भुजा को लंबी कर दें, ऐसे कर दें, इस भुजा को बहुत लंबा कर दिया, तो आप जब बनाने के लिए जाएंगे तो इसका हाइट जो होगा कुछ इस तरह से होगा। जैसे आपको इस वाले ट्रायंगल में ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि हमने जब भुजा को बड़ा कर दिया यहां से यहां तक, तो हाइट हमारी क्या हो गई, ऑटोमेटिक छोटी हो गई, और जब हमने भुजा को छोटा किया तो उसकी हाइट क्या हो गई, ऑटोमेटिक लंबी हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी भुजा जब होगी तो उससे जो लगा हुआ सबसे छोटी भुजा से जो हाइट बनेगा वो सबसे लंबा होगा, और सबसे बड़ी भुजा से जो हाइट बनेगा वो सबसे छोटी होगी। इसी बात का यूज हम अगले क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और इससे रिलेटेड ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड एक क्लास आपको और मिलेगा जिसमें हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और क्वेश्चन आंसर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्स सेंटर की शुरुआत करेंगे, और एक ही क्लास में उसको भी खत्म करते हुए सारे त्रिभुज के सेंटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते नजर आएंगे। चलिए तो फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल दोस्तों को बिल्कुल भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारा बहुत इस पे मेहनत रहता है, हम लोग बहुत कम समय रहता है, फिर भी रात को समय निकालकर हम लोग ये वीडियो शूट करते हैं। तो थोड़ा इसके लिए आप लोग की तरफ से बस ज्यादा कुछ नहीं कि इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हम भी लोग कुछ आगे बढ़ सके। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।